वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो हिंदी का मॉडल पेपर 6 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर 6 है बच्चों, साथ ही कक्षा 10 का है। इसका पूर्णांक 80 नंबर का होने वाला है। टाइम हमारा 3 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है। चलो इसका जो पहला सवाल है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। हमें पहले सवाल के अंदर 18 की जगह बच्चों इसके अंदर हमें 15 बहुविकल्पिक प्रश्न मिलते हैं, उनको हमें हल करना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है, यानी टोटल हमसे 15 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होने वाला है। पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर बोला है लिखना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, लिखना से क्या हो जाएगा, लिखावट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों वो हमारा पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। समुच्चय बोधक अवयव कौन सा है, यानी हमें बताना है कि समुच्चय बोधक अवयव कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा अपितु, इसका सही उत्तर होगा। निश्चय शब्द संस्कृत के किस उपसर्ग से मिलकर बना है, तो वो हो जाएगा हमारा निस, यानी निश्चय निस उपसर्ग से मिलकर बना है। बिस्मिल्लाह खान को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किनसे मिली थी, ये हमें बताना है। तो उनको मिली थी रसूलन बाई तथा बतुलन बाई से मिली थी। अगला है हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे, तो बच्चों वो रुकते थे पान खाने के लिए। लेखिका को कैसा जीवन पसंद नहीं था, तो बच्चों जो लेखिका थी उसको महानगरीय फ्लैट्स में रहना, यानी जो बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं उनमें रहना पसंद नहीं था। यशपाल को जेल में क्यों डाला गया था, तो बच्चों क्रांतिकारी धारा से जुड़ने के कारण। फसल कविता के माध्यम से कवि किनको संदेश देना चाहता है, तो बच्चों कवि किसानों को संदेश देना चाहता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही पंक्ति में किसकी आबा हट नहीं रही है, ये हमें बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर हमारा होगा बच्चों द, यानी फाल्गुन की गोपियों ने कृष्ण को सच्चे प्रेमी के स्थान पर उपमा दी थी, यानी सच्चे प्रेमी के स्थान पर किसकी उपमा दी थी, तो उनको कुटिल राजनीतिज्ञ की उपमा दी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है मुख्य गायक के साथ स्वर कौन साधता है, यानी जो मुख्य गायक होता है उसके साथ उसका साथ कौन देता है स्वर से स्वर मिलाने में। तो बच्चों ऑप्शन नंबर द, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, ना तो उसका शिष्य होगा ना उसका भाई, दूर से चलकर आया कोई रिश्तेदार। भोलानाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी थी, तो उसको चूहे के बिल में पानी डालना। गंतोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है, तो वो शोक के अवसर पर। किस नदी में बम फेंककर सैनिक हजारों मछलियां मार देते थे, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। चलो अगला सवाल है जिसके अंदर में टोटल 4 एबस यानी खालिस्तान वाले प्रश्न पूछे गए हैं। एक एक करके सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला है तत्पुरुष समास के अन्य भेद होते हैं, तो बच्चों कितने होते हैं यहाँ पर, 2 भेद होते हैं। शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तोल या माप का बोध कराता है वो क्या कहलाता है, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। अगला है ये खालिस्तान प्रत्यय धातु के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं, तो वो हो जाएगा बच्चों हमारा कृदंत। क्या हो जाएगा, कृदंत। अगला है मैं अपने आप पढ़ता हूं, ये वाक्य का उदाहरण है, तो हमारा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का क्या हो जाएगा बच्चों, ये उदाहरण हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एक अपठित गद्यांश दिया है जो हमारी पाठ्य पुस्तक के बाहर से लिया गया है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो एक एक करके सभी को हल करने का प्रयास करते हैं। पहले एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित को पढ़ना है। तो श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम हृदय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके अंश का उसने कोई शुभ प्रभाव डाला हो। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर ही नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर
पढ़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसका भार सारे मनुष्य को बांट दिया है, दो चार मानवीय लोगों को ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार और पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितनी भी अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता इसी प्रकार से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि लोग भी श्रद्धा रखें। जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें, परंतु हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार या इजारा चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है पर प्रेम नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो बात हो रही है ये हमारी श्रद्धा की बात हो रही है, यानी इस गद्यांश के अंदर हमें केवल श्रद्धा के बारे में बताया गया है कि श्रद्धा क्या होती है। तो उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो बच्चों यहाँ पर श्रद्धा की बात हो रही है, तो उचित शीर्षक क्या हो जाएगा इसका? श्रद्धा हो जाएगा। श्रद्धालु अपने भाव में किसको शामिल करना चाहते हैं? तो श्रद्धालु अपने भाव में संपूर्ण संसार को शामिल करना चाहता है। प्रिय पर लोभवश किसमें अनन्य अधिकार चाहते हैं? तो प्रिय पर लोभवश प्रेम में अनन्य अधिकार चाहते हैं। समाज के प्रतिनिधि रूप में क्या प्रकट की जाती है? तो समाज के प्रतिनिधि के रूप में श्रद्धा को प्रकट किया जाता है। श्रद्धा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो श्रद्धा कर्मों के प्रतिकार एवं शुभ प्रभाव के रूप में उत्पन्न होती है। सुसुप्त शब्द का विपरीतक शब्द गद्यांश से छाटकर बताना है, यानी में सुसुप्त है उसका विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द क्या होता है? तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसका विलोम शब्द हो जाएगा जागृत। क्या हो जाएगा? जागृत। अगला है, इसके अंदर हमें एक पद्यांश दिया है, ये भी हमारा एक अपठित पद्यांश है जिसको पढ़ करके हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो देख लेते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सशस्त्र दृग सुमन हार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पड़ा ताल, दर्पण सा फैला है विशाल, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, जरते हैं जाग भरे निर्जर। चलो बच्चों अब इसके जितने भी सवाल हैं उनको देख लेते हैं। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु या वर्षा में पर्वतीय सौंदर्य। मेघलाकार पर्वत अपार में किस पर्वतमाला का वर्णन हुआ है? तो इसमें हिमालय पर्वतमाला का वर्णन हुआ है। अपने सहस्त्र द्रंग सुमन फार पंक्ति का अर्थ है कि हजारों फूल रूपी नेत्र खोलकर पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के सौंदर्य को देख सकते हैं। हिमालय में कौन सी पवित्र नदी का उद्गम होता है? तो हिमालय में जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम होता है। जरते हैं झाग भरे निर्जर, पंक्ति में निर्जर से क्या तात्पर्य है? तो निर्जर शब्द का आश्रय है झरना जो वर्षा में पर्वतीय क्षेत्रों से प्रवाहित होते हैं। हिमालय के चरणों में ताल कैसा प्रतीत होता है? तो हिमालय के चरणों में ताल दर्पण के समान यानी कांच के समान प्रतीत होता है। अगला है खंड ब, जिसके अंदर हमें लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें 40 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 नंबर का होने वाला है। लेखक ने मानव संस्कृति में कौन सी चीज स्थायी बताई है और क्यों? लेखक ने मानव संस्कृति में कल्याणकारी निर्माण को स्थायी बताया है क्योंकि अकल्याणकारी बातें समय के साथ ही अनुपयोगी सिद्ध हो जाती है, जबकि कल्याणकारी चीजें अपनी उपयोगिता के आधार पर दीर्घ काल तक बनी रहती है। समयानुसार उसमें परिष्कार होने पर सभ्यता का रूप ले लेती है। बाल गोविंद भक्त के संगीत को लेखक के जादू क्यों कहा गया है? तो खेतों में काम करते समय उनका संगीत स्वर लोगों को सुनाई देता था, तो खेलते हुए बच्चे झूम उठते थे, मेड़ों पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी, हलवाओं के पैर
ताल से उठने लगते थे, इसलिए लेखक ने बाल गोविंद भक्त के संगीत को जादू कहा है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, कवि की उज्ज्वल गाथा कौन सी थी, उसे वह क्यों नहीं गाना चाहता था। तो कवि की उज्ज्वल गाथा प्रिया के साथ मधुर मिलन के क्षण थे, वह उसके बारे में इसलिए बताना नहीं चाहता क्योंकि उस पर वह अपना व्यक्तिगत अधिकार मानता है और उन्हीं मधुर क्षणों की स्मृतियों के सहारे अपना शेष जीवन जीना चाहता है। अगला है, क्रोध पर विनय और व्यंग्य का अलग अलग प्रभाव कैसे पड़ता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो विनय क्रोध को शांत करता है जबकि व्यंग्य क्रोध को भड़काता है। लक्ष्मण परशुराम के प्रति जैसे जैसे व्यंग्यपूर्ण कथन करते हैं वैसे वैसे परशुराम का क्रोध बढ़ता जाता है। इसके विपरीत श्री राम की विनयपूर्ण वाणी उनके क्रोध को शांत कर देती है। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, पंक्ति का भावार्थ बताइए। लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते पंक्ति पूर्णतः सत्य है, क्योंकि लड़के कई बार ऐसे खेल खेलने लगते हैं जिससे अकारण पक्षियों तथा जानवरों को कष्ट पहुंचता है। इसी प्रकार बंदर भी अकस्मात किसी का भी कीमती सामान उठाकर पटक देते हैं। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हम शिखरों का। मणि के कथन का भाव क्या है, इसमें हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो मणि का यह कथन प्रकृति के प्रति प्रणाम भाव है। प्रकृति के हिम शिखरों से जलधारा के रूप में उतरकर नदियों के रूप में हमारे जीवन विकास की व्यवस्था की है। प्रकृति का यह उपकार अविस्मरणीय है। इस कथन से प्रेरणा मिलती है कि हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होकर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों, भ्रमण स्थलों और नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए और समस्त प्राकृतिक परिवेश अर्थात पर्यावरण को प्रदूषण से हमें बचाना चाहिए। दो टूक बात करना, मुहावरे का अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। दो टूक बात करना यानी साफ साफ बात करना। वाक्य में प्रयोग, आज के आदमी में दो टूक बात करने का साहस नहीं रहा, यानी फेस टू फेस बात करने का साहस नहीं रहा। खंड स है जिसके अंदर हमें यहाँ पे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर हमें एक पठित गद्यांश यानी हमारी बुक में से एक पठित गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरह उठ गई, कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते न रुकते। हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसको ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जैसे बच्चे का बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक है, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई थी। ये हमारा गद्यांश था जिसके आधार पर हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, हालदार साहब ने अचानक जीप क्यों रुकवाई। तो हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति में सरकंडे चश्मा लगाकर देखते ही जीप रुकवाई। जीप रुकते ही हालदार साहब ने क्या किया, जीप से कूदकर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन खड़े हो गए। नेताजी की मूर्ति का कैसा चश्मा लगा हुआ था, तो मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई थी, तो मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा देख के वे भावुक हुए और उनकी आंखें भर आई थी। तो बच्चों यहाँ पर एक अथवा में प्रश्न और दिया गया है, वो भी हमारा बुक का एक गद्यांश है, पढ़ लेते हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले आए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकने गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह खानदानी रईसों का तरीका है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से क्या देखा, तो बच्चों इसका आंसर होगा, उन्होंने सतृष्ण आंखों से मसाले के संयोग से चमकती खीरे की फांकों को देखा।
नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर क्यों छोड़ दिया? नवाब साहब ने वासना से रसा स्वादन कर फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब की पलकें क्यों मुड़ गई थी? तो फांक को होठों तक ले जाने तथा सूंघने के स्वाद के आनंद में पलकें मुड़ गई। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से फेंकना और तौलिए से हाथ मुंह पोंछना किस भाव को दर्शाता है? तो नवाब साहब ने दर्शाया कि जो उच्च कुलीन और खानदानी रईस होते हैं उनके ऐसे ही अंदाज होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। ये हमारा एक पद्यांश है जो हमारी बुक में से लिया गया है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बादल गरजो घेर 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 घोर गगन, धारा अर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नज जीवन नव जीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कविता का बादलों के प्रति क्या दृष्टिकोण है ये हमें बताना है। बादल किसका प्रतीक है और क्यों है? कवि ने बादलों की तुलना कल्पना किससे की है? और हमारा लास्ट क्वेश्चन था माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो पहला जो क्वेश्चन था इसमें बोला है कवि का बादलों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो कवि का बादलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है क्योंकि वह बरस कर जीवन को हरा भरा करता है और नई कविता की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही वह सर्जन और संहार दोनों में ही समर्थ है। बादल किसका प्रतीक है और क्यों? बादल पौरुष और क्रांति का प्रतीक है क्योंकि जहाँ उसकी गर्जना में जोश भरी गड़गड़ाहट है वहीं उसमें प्यासी धरती को हरा भरा करने की भी क्षमता है। कवि को बादल की तुलना बाल कल्पना से क्यों की? तो कवि ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से की है क्योंकि बच्चों की कल्पनाएं अत्यंत मधुर तथा प्रतिपल बदलने वाली है। इसी तरह बादल भी अपने स्वरूपगत भाव से बच्चों की तरह प्रतिपल बदलने वाले हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने किस स्वर को प्रमुखता प्रदान की? इस कविता के माध्यम से कवि ने ओज स्वर को प्रमुखता प्रदान की है। कवि अपनी ओजस्मयी वाणी के द्वारा जन सामान्य में क्रांति के बीजों की प्रस्फुलित करना चाहता है। अगला है अथवा का प्रश्न। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारी ये घात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जब बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े सोपालिका के फूल, बांसता की बबूल। चलो इसके प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ दंतुरित मुस्कान किससे कहा गया है? इसकी क्या विशेषता है? तो नए नए दांत निकालने वाले नन्हे बच्चे की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा गया है। इस मुस्कान की विशेषता होती है कि यह मधुर होने के साथ ही निर्दोष होती है और सभी का मन मुँह लेती है। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण से कविता का क्या आशय है? पिघलकर जल बन गया होगा कवि पाषाण से कवि का आशय है कि मानो बच्चों का कोमल स्पर्श पाकर कठोर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया, अर्थात बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कठोर हृदय मनुष्य भी बदल देता है। शिशु के मिट्टी में सने शरीर को देखकर कवि को कैसा लगता है? शिशु के मिट्टी में सने हुए शरीर को देखकर कवि को ऐसा आभास होता है कि जैसे कमल के फूल तालाब में खिलने के बजाय कवि की झोंपड़ी में खिले हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर कवि की भावनाएं क्या है वो हमें बतानी है। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने शिशु एवं उसकी दंतुरित मुस्कान के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की है। कवि को ऐसा लगता है कि शिशु की दंतुरित मुस्कान में वह शक्ति निहित है जो मृतक समान जीवन से निराश तथा हताश प्राणी के हृदय में भी चेतना का संचार कर सकती है। अगला प्रश्न है मनु भंडारी अपने व्यक्तित्व में उपजी हीन भावना व कुंठा को किस प्रकार पिता की देन मानते हैं और स्पष्ट कीजिए। साइनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं धरती पर हमारे लिए, बिस्मिल्लाह खान ऐसा क्यों कहा करते थे? तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन है लेखिका के पिताजी संवेदनशील व्यक्ति थे। पिताजी को चूंकि गोरा रंग पसंद था और लेखिका काली दुबली और मरियल सी थी। उनकी बड़ी बहन सुशीला गोरी स्वस्थ और हंसमुख थी जिसे पिता बहुत प्यार करते थे। वे दोनों बहनों की तुलना करते थे। पिताजी के इस व्यवहार ने लेखिका के मन में हीन भावना भर दी थी। मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के उपरांत भी वह इस कुंडा से नहीं निकल पाई। युवावस्था में किए गए कार्यों को पिताजी द्वारा दोहरे मापदंडों में लेखिका के अंदर उलझन पैदा कर दी। विचारों की टकराहट के कारण लेखिका कुंठाहीनता की सदैव शिकार हो रही है जो पिताजी को भी हीन थी।
अगला जो अथवा का प्रश्न था, बिस्मिल्लाह खान के लिए शहनाई और कांसी से बढ़कर इस धरती पर स्वर्गीय सुख प्रदान करने वाली और दूसरी कोई चीजें नहीं थी, इसलिए वे शहनाई और कांसी को अपने लिए सबसे बड़ी जन्नत मानते थे। इसलिए वे ऐसा कहते थे। वे वहीं जानते थे कि इसी जमीन ने उन्हें तालीम दी है, यहीं से अदब पाया। बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन बालाजी व गंगा मैया की इस नगरी से बढ़कर जन्नत नहीं है। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता बताइए। अथवा का प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में संगत कर की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? तो पहला हो जाएगा, गोपियां वाक चातुर्य में प्रवीण हैं, वे बातें बनाने में किसी को भी पछाड़ देती है, इसलिए उद्धव उनकी बातों को सुनकर ठगे से रह जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है यह है कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम निष्ठा, आत्मीयता, भावुकता और सहजता का भाव व्याप्त है। वे अपनी तर्कशीलता एवं प्रगल्भता से उद्धव को परास्त कर देती है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े ज्ञानी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। अथवा का प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में संगत कर ऐसी सहयोगी व्यक्ति प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि एक तो उन्हें उचित अवसर प्रदान नहीं हो पाता है जिससे वे अपनी प्रतिष्ठा का दूसरों के बीच प्रदर्शन कर सके, उनकी वाहवाही लूट सके। मुख्य कलाकार को सफलता दिलाना ही उनका लक्ष्य रहता है। उनके मन में शीर्ष स्थान पर पहुंचने की चाह नहीं जगती है, और जगती भी है तो उन्हें मनुष्यता ऐसे करने नहीं देती है। अगला है, मंगलेश डबराल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षिप्त में विवरण कीजिए। मनु भंडारी का व्यक्तित्व और कृतित्व संक्षिप्त में बताइए, यानी दोनों हमारे जो कवि हैं इनके बारे में हमें बताना है। तो कवि मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल यानी उत्तरांचल के काप ल पानी गांव में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी। दिल्ली जाकर उन्होंने अनेक समाचार पत्रों में संपादन का कार्य किया। भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित पूर्व ग्रह, इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में सहायक संपादक का कार्य किया। जनसत्ता, सहारा समय आदि में भी कुछ समय तक कार्यभार संभाला। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध तथा पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। उनकी कविता सौंदर्य बोध सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। उन्होंने पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है ऐसे काव्य संग्रह लिखे। आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। अथवा का प्रश्न है, हमारा मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर में हुई। स्वतंत्रतोत्तर हिंदी तथा साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी को माना जाता है। इनकी कहानियों से या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी और प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। हिंदी कथा साहित्य भी प्रमुख लेखिका की रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों को देखा जा सकता है। उन्होंने अनेक कहानियां, उपन्यास, आत्मकथ्य लिखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने फिल्म तथा टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी है। इन्हें अनेक पुरस्कार भी दिए गए हैं। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2021 को हुई थी। अगला हमारा जो निबंधात्मक प्रश्न है देख लेते हैं। मैं क्यों देखता हूँ पाठ के आधार पर विस्तार से समझाए कि लेखक को कौन सी बातें लिखने से प्रेरणा मिलती है। माता का अंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बच्चों का संगति पर असर क्या पड़ता है। तो पहला है, लेखक का संबंध मन की स्थिति से होता है। जब अनुभूति और प्रत्यक्ष का अनुभव रचना करने के लिए उकसाते हैं तभी व्यक्ति लेखन करता है, परंतु प्रत्येक लेखक को कई अन्य कारणों से भी लेखन करना पड़ता है। संपादक यदि किसी विषय विशेष के लिए आग्रह करे अथवा प्रकाशक का दबाव हो तो भी लेखक को लिखना पड़ता है। कई तरह के आर्थिक लाभ अथवा सामाजिक और राजनीतिक दायित्व को पूरा करने के लिए रचनाएं करनी पड़ती है, किंतु लेखन सर्वोत्कृष्ट तभी होता है जब लेखन का भीतरी दबाव उसे विवश कर देता है, वह स्वयं को इतना बेचैन हो उठे कि लिखना अनिवार्य हो जाए। अथवा का था, माता का अंचल पाठ में लेखक ने बच्चों का संगत का असर किया है जो इस प्रकार है। यानी लेखक के गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम मूसन तिवारी था। लेखक ने भी बचपन में दूसरे बच्चों की कुसंगति में पढ़कर मूसन तिवारी को यह कहते हुए चिढ़ाए कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। यह सुनकर मूसल तिवारी को गुस्सा आ जाता है। उस समय तो लेखक वहां से भाग निकला, लेकिन मूसल तिवारी ने इसकी शिकायत स्कूल के गुरुजी से कर दी। लेखक को गुरुजी द्वारा दिया गया दंड भी भोगना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसके अंदर हमें एक
निबंध लिखना है, यानी हमें 4 टॉपिक है, नारी सशक्तिकरण, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, 21वीं सदी का भारत और भ्रष्टाचार। इन चारों में से किसी एक के ऊपर हमें 300 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला है नारी सशक्तिकरण। प्रस्तावना, नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, नारी सशक्तिकरण से होने वाले लाभ, नारी सशक्तिकरण हेतु किए जाने वाले प्रयास और उपसंहार, यानी इन 5 बिंदुओं के आधार पर हमें नारी सशक्तिकरण पर एक निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, इसके अंदर भी हमें प्रस्तावना, विद्यालय में अनुशासन, विद्यार्थी और अनुशासन, अनुशासन का प्रभाव और उपसंहार। 21वीं सदी का भारत, प्रस्तावना, 21वीं सदी में प्रवेश, शिक्षा दीक्षा, प्रगतिशील भारत की कामना और उपसंहार। एक विकराल समस्या, प्रस्तावना, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के कुप्रभाव, भ्रष्टाचार रोकने के उपाय और उपसंहार। तो बच्चों यहाँ हम नारी सशक्तिकरण है उसके ऊपर इसका एक निबंध है वो देख लेते हैं। प्रस्तावना क्या रहेगा, महिलाएं देश की तरक्की का आधार है, उनके प्रति रखो अपने नेक विचार। प्राचीन युग से हमारे जीवन में नारी का विशेष स्थान रहा। पौराणिक ग्रंथों में नारी को पूजनीय एवं देवी तुल्य माना है। कोई भी परिवार, समाज तथा राष्ट्र तब तक सच्चे अर्थों में प्रगति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है जब तक नारी के प्रति भेदभाव, निरादर व हीन भाव का त्याग नहीं करता है। जिस समाज में नारी का स्थान सम्मानजनक होता है वह उतना ही प्रगतिशील और विकसित होता है। दूसरा पॉइंट है नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता। वर्तमान समय में नारी विविध क्षेत्रों के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, फिर भी नारी उत्पीड़न के आंकड़ों में निरंतर वृद्धि हो रही है। पुरुषों की अपेक्षा नारियों की साक्षरता कम है प्रतिशत है, उन्हें कमजोर, अबला मानकर उनकी उपेक्षा एवं शोषण किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे इलाके जहां समाज में महिलाओं को उचित अधिकार एवं सम्मान नहीं दिया जाता है, प्रत्येक दृष्टि से पुरुषों से कम ही आंका जाता है, इसलिए महिला सशक्तिकरण की अति आवश्यकता है। नारी जब सशक्त बनेगी, विकास की लहर चलेगी। नारी सशक्तिकरण से होने वाले लाभ, महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं के साथ साथ परिवार के हर सदस्य का भी विकास संभव है। एक महिला परिवार के लिए रीढ़ की हड्डी के समान होती है। जिस घर की महिला सशक्त होगी वह परिवार अपने आप सशक्त हो जाएगा। जहां परिवार सशक्त होंगे वहां पूरा समाज अपने आप सशक्त हो जाएगा। साथ ही जब महिलाएं शक्तिशाली बनती है तो वे अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है। नारी सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे प्रयास। नारी सशक्तिकरण का प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान 8 मार्च को आधिकारिक रूप से महिला दिवस मनाने से माना जा सकता है। भारत सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति जारी की। भारत में नारी सशक्तिकरण हेतु किए जा रहे कतिपय प्रयास निम्नलिखित है। संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण, महिला विकास संबंधी नीतियां एवं क्रियान्वयन जैसे स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति 2001 आदि। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कार्यक्रम जैसे महिला उत्थान योजना, स्वास्थ्य सखी योजना, महिला स्वाधार योजना, किशोरी शक्ति योजना, वंदे मातरम योजना, कन्यादान योजना, राजलक्ष्मी योजना आदि। राजनीतिक सशक्तिकरण के प्रयास। उपसंहार, समाज में लैंगिक असमानता को दूर करने हेतु नारी जाति को सशक्त बनाना जरूरी है। इसके लिए उन्हें स्वतंत्रता, वातावरण, शिक्षा एवं विकास के पूर्ण अवसर उपलब्ध कराए जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है जिसके अंदर स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरेली का छात्र। क्या मानना बच्चों, राघवेंद्र मानते हुए प्रधानाचार्य को अपनी आर्थिक स्थिति बताते हुए बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। यानी स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरेली का छात्र राघवेंद्र मानते हुए आपको अपने प्रधानाचार्य को बुक बैंक से, आपकी जो आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है वहां से आपको बुक बैंक से पुस्तकें मिल सके इसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में है, स्वयं को सुमति मानते हुए अपने मित्र संजय को गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आपको उसको बधाई पत्र लिखना है। चलो पहला है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरेली, जो हमें स्कूल का नाम दे रखा है। विषय, बुक बैंक से पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने हेतु महोदय नम्र निवेदन है कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेरे पिताजी का देहांत हुए 2 साल हो गए और माताजी अत्यधिक वृद्धा है। मेरा अन्य कोई सहारा नहीं है। मैंने प्रयत्न करके अपना प्रवेश शुल्क तो जमा करा दिया है परंतु मैं पाठ्य पुस्तक खरीदने में असमर्थ हूँ। यदि मुझे विद्यालय की बुक बैंक योजना
पे सभी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो जाए तो मेरा अध्ययन नियमित चल सकता है। अतः प्रार्थना है कि इस वर्ष भी मुझे बुक बैंक से पाठ्य पुस्तकें दिलवाकर अनुग्रहित करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। यहाँ पे प्रार्थी का नाम राघवेंद्र और यहाँ पर हम डेट लिख देंगे। अथवा का प्रश्न है जिसके अंदर आपको एक पत्र लिखना है, तो गांधी छात्रावास आदर्श नगर जयपुर और डेट आ जाएगी। आपके मित्र को लिखना है प्रिय मित्र संजय, सप्रेम नमस्ते। समाचार सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि तुम्हें इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सुखद समाचार के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई। तुमने नदी में डूबते हुए बालक को अपनी जान की परवाह किए बिना किसी तरह से सुरक्षित निकाल कर बचाया। वह वास्तव में अत्यधिक साहसी एवं प्रशंसनीय वीरतापूर्ण कार्य था। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा एवं साहस का जितना भी बखान किया जाए वह कम है। इस सम्मान प्राप्ति के लिए मेरी और हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पूज्य माता पिता को मेरा प्रणाम कहें तथा अन्य परिजनों को यथा योग्य अभिवादन। प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में, यानी आपके पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा शुभचिंतक सुमति। विद्यालय का वार्षिक उत्सव खेल दिवस मनाया जाएगा जिसमें पुराने विद्यार्थी और अभिभावक आमंत्रित है। इसके लिए एक विज्ञापन 25 से 50 शब्दों में तैयार करना है। अथवा है अपने नया कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खोला है जहां प्रवेश लेने के लिए शिक्षार्थी आकर्षित हो। इसके लिए आपको 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखना है। तो पहले वाले में आपको विद्यालय का जो वार्षिक खेल दिवस है उसके बारे में आपको लिखना है। आमंत्रण वैसे विद्यालय, जो आपका विद्यालय का नाम है वो लिख देंगे। वार्षिक खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर समस्त पुराने विद्यार्थी व अभिभावक सहर्ष आमंत्रित है। यहाँ पे दिनांक लिख देंगे, समय और स्थान कौन सा है वो लिख देंगे। कृपया पधार कर वर्तमान विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें। आग्रहकर्ता प्रधानाचार्य और वहाँ पर उसका दूरभाष यानी मोबाइल नंबर लिख देंगे। अथवा है इसके अंदर कम फीस, खुल गया उत्तम ज्ञान, मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर, आज की जरूरत आपकी, सीखिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, सभी कंप्यूटर नए, आज ये प्रवेश लें, कंप्यूटर का ज्ञान दूसरों को भी साथ लाइए, कंप्यूटर सीखने के साथ इंग्लिश स्पीकिंग फ्री, संपर्क करें तो यहाँ पे आपको बच्चों ये जो हमारा कक्षा 10 का मॉडल पेपर हिंदी का 6 नंबर था उसको हमने देख लिया। सभी प्रश्नों को बड़ी आसानी से समझने का प्रयास किया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।